हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का अगला टॉपिक, जो कि है फर्म को परिभाषित कीजिए। जो कि हम लोग का क्या है, फर्म को परिभाषित कीजिए। क्या हम लोग का, फर्म को परिभाषित कीजिए और फर्म का संतुलन व कीमत नीति समझाइए। फर्म की संतुलन और जो कीमत नीति है उसको मैं समझाना है। तो हमें आज का हम लोग का क्वेश्चन है, फर्म को परिभाषित करना है और फर्म का संतुलन व कीमत नीति हमें क्या करना है, समझानी है। शुरू करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का और इकोनॉमिक्स का हम लोग का टॉपिक है ये, और बहुत ज्यादा आने वाला टॉपिक है। फर्म से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके पेपर में। और शुरू करते हैं टॉपिक कि फर्म की परिभाषा, संतुलन और कीमत नीति। जब हम लोग कहेंगे डेफिनेशन ऑफ फर्म, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म और प्राइस पॉलिसी क्या होती है। शुरू करते हैं। तो ये कह रहा है कि भूमिका, इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है कि वर्तमान अधिक आर्थिक व्यवस्था में फर्म एक महत्वपूर्ण इकाई है। वर्तमान जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें जो फर्म होती है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण इकाई है। वर्तमान जो आर्थिक व्यवस्था में क्या है, फर्म एक महत्वपूर्ण इकाई है जो उत्पादन, मूल्य निर्धारण और लाभ प्राप्ति जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। जो किसके लिए उत्तरदायी होती है, उत्पादन, मूल्य निर्धारण यानी कि मूल्य निर्धारण और जो लाभ प्राप्ति यानी प्रॉफिट गेन, जो गेनिंग होती है उसके जैसे कार्य है उनके लिए उत्तरदायी होती है। बाजार में जितने भी वस्त्र, खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं आदि हम देखते हैं, बाजार में हम जितने भी जो वस्त्र हो गए, खाद्य पदार्थ हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं होंगी जो हम देखते हैं, वे सब किसी ना किसी फर्म के द्वारा ही निर्मित या प्रदान की जाती है। वे सब किसी ना किसी फर्म के द्वारा ही निर्मित, बनाई जाती है या क्या करी जाती है, प्रदान की जाती है। एक विधि छात्र के रूप में, एक विधि छात्र के रूप में फर्म से संबंधित आर्थिक क्रियाओं को समझना। एक विधि छात्र के रूप में फर्म से संबंधित आर्थिक क्रियाओं को समझना इसीलिए आवश्यक है। क्या है, इसलिए आवश्यक है क्योंकि व्यापारिक गतिविधियां, उनके पीछे की जो विधिक नियम है, दोनों क्या है, गहराई से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं फर्म का। तो कह रहा है कि वर्तमान जो आर्थिक व्यवस्था में फर्म क्या है, एक महत्वपूर्ण इकाई है जो उत्पादन, मूल्य निर्धारण, लाभ प्राप्ति जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। बाजार में जितने भी हम लोग के वस्त्र उद्योग हो गए, खाद्य पदार्थ हो गए, इलेक्ट्रॉनिक जितनी सेवाएं हो गई, जो भी हम देखते हैं वो किसी ना किसी फर्म के द्वारा ही बनाई भी जा रही हैं और प्रदान भी की जा रही हैं। एक विधि छात्र के रूप में, क्योंकि हम लोग लॉ स्टूडेंट हैं, उसके रूप में देखें तो जो फर्म से संबंधित जितनी भी आर्थिक क्रियाओं को समझना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि जो व्यापारिक गतिविधियां हैं और जो उनके पीछे के जो विधिक नियम है वो दोनों गहराई से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हम लोग के मेन टॉपिक पे कि परिभाषा। पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, देन उसी के बाद तुरंत डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि डेफिनेशन क्या है फर्म की। तो फर्म वह उत्पादन इकाई होती है, फर्म वह उत्पादन इकाई होती है जो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन हेतु, जो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन हेतु संसाधनों का उपयोग करती है। जो क्या करती है, किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन हेतु संसाधनों का उपयोग करती है और उन्हें बाजार में बेचकर लाभ प्राप्त करती है, और उन्हें बाजार में बेचकर लाभ प्राप्त करती है। तो फर्म क्या है, फर्म वह उत्पादन इकाई है जो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन हेतु संसाधनों का प्रयोग करती है और उन्हें बाजार में बेचकर लाभ प्राप्त करती है। हम देखते हैं जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है, जो बड़े बड़े हम लोग के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके द्वारा क्या क्या इसके बारे में डिफाइन करा गया फर्म के बारे में, उसको देखते हैं। तो क्या 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 डिफाइन करा गया है कि ए.एच. मार्शल के अनुसार क्या कही गई है, ए.एच. मार्शल के अनुसार कही गई है कि फर्म वह इकाई है, फर्म वह इकाई है जो उत्पादन के साधनों का उपयोग कर, फर्म वह इकाई है जो उत्पादन के साधनों का उपयोग कर वस्तुओं का निर्माण करती है। फर्म वह इकाई है जो उत्पादन के साधनों का उपयोग कर वस्तुओं के निर्माण करती है, वस्तुओं का निर्माण करती है और उन्हें लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचती है, और उन्हें क्या करती है, लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचती है। तो फर्म क्या है, वह इकाई है जो उत्पादन के साधनों का उपयोग कर वस्तुओं का निर्माण करती है और उन्हें लाभ कमाने के उद्देश्य से ही बेचती है। प्रोफेसर स्टोनियर और जो हॉग थे उनके अनुसार देखें तो फर्म वह संगठनात्मक इकाई है, फर्म वह संगठनात्मक इकाई है जो उत्पादन की प्रक्रिया, जो उत्पादन की प्रक्रिया को संचालित करती है, जो उत्पादन की प्रक्रिया को क्या करती है, संचालित करती है और लागत व राजस्व के आधार पर निर्णय लेती है, और लागत व राजस्व के आधार पर क्या लेती है, निर्णय लेती है। तो प्रोफेसर स्टोनियर और हॉग ने क्या कही थी
तो फर्म वह संगठनात्मक इकाई है, फर्म वह संगठनात्मक इकाई है जो उत्पादन की प्रक्रिया को क्या करती है, संचालित करती है, और लागत व जो राजस्व के आधार और जो राजस्व के आधार पर क्या लेती है, निर्णय लेती है। और सरल शब्दों में अगर हम लोग बोले तो फर्म इक्वल टू क्या होता है, उत्पादन प्लस लाभ का उद्देश्य प्लस प्रबंधन प्लस कीमत नीति। तो सरल शब्दों में अगर फर्म इक्वल टू फर्म के बराबर, फर्म किसके किसके जोड़ से मिलकर बनती है, प्रोडक्शन हो गया, उत्पादन, लाभ उद्देश्य जो प्रॉफिट गेनिंग का हम लोग का उद्देश्य होता है, प्रबंधन जो प्रबंध करते हैं पूरा कैसे बनेगा प्रोडक्ट, कैसे होगा, जो कीमत नीति प्राइस पॉलिसी रखते हैं उसके हिसाब से। तो इसी को मिला के पूरा क्या बनता है, एक फर्म बनती है। समझ में आ गया, बहुत अच्छे। फर्म का संतुलन देखते हैं। अगर इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म देखेंगे तो मतलब अगर फर्म का संतुलन क्या होता है उसका पहले अर्थ समझते हैं क्या होता है, अर्थ देखते हैं, मीनिंग देखते हैं। तो फर्म का संतुलन वह स्थिति होती है, फर्म का संतुलन वह स्थिति होती है जब फर्म को यह ज्ञात हो जाता है, फर्म का संतुलन वह स्थिति होती है जब फर्म को यह ज्ञात हो जाता है कि किस उत्पादन स्तर पर उसे अधिकतम लाभ मिलेगा, कि किस उत्पादन स्तर पर उसे क्या मिलेगा, अधिकतम लाभ मिलेगा, और वह उसे बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं करती, और वह उसे बदलने की आवश्यकता क्या नहीं करती, महसूस नहीं करती। दूसरे शब्दों में देखेंगे तो फर्म का संतुलन वह अवस्था है, दूसरे शब्दों में देखेंगे तो फर्म का संतुलन वह अवस्था है जहां लाभ अधिकतम होता है, जहां लाभ क्या होता है, अधिकतम होता है। फर्म मनी एमपी इक्वल टू एमसी यानी सीमांत राजस्व और सीमांत लागत की स्थिति में ही होती है, सीमांत राजस्व उसके सीमांत लागत के ही बराबर होता है, उसी की स्थिति में रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, संतुलन की अवस्था कहते हैं फर्म की। ठीक है, जहां लाभ अधिकतम होता है, मतलब प्रॉफिट अधिक है, लेकिन जो फर्म का जो सीमांत राजस्व लग रहा है, जो सीमांत लागत लग रही है, वो भी कितनी है, बराबर ही है, तो उसी को एक क्या कहेंगे, फर्म की संतुलन अवस्था कहेंगे। और अगर फर्म की संतुलन का मीनिंग देखें, अर्थ देखें, तो फर्म का संतुलन वह स्थिति होती है या फर्म को यह ज्ञात हो जाता है कि किसी उत्पादन स्तर पर, कि किस उत्पादन एक लेवल पे जाएंगे, प्रोडक्शन लेवल पर जाएंगे, जिससे उसे क्या अधिकतम लाभ मिलेगा और वह उसे बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं करेगी, उसे फर्म का संतुलन या इक्विलिब्रियम कहते हैं। हर चीज का संतुलन को मिला के इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, संतुलन की स्थितियां देखते हैं। कोई पूछे कि अगर फर्म की संतुलन की स्थितियां हैं, जो कंडीशंस है वो क्या क्या रहेंगी, अगर हम लोग देखें एमसी इक्वल टू एमआर यानी कि सीमांत राजस्व है और सीमांत जो लागत है, ठीक है, उसको देखेंगे तो फर्म तभी संतुलन में होती है, फर्म तभी संतुलन में होती है जब उसकी सीमांत लागत यानी एमसी और सीमांत आय यानी एमआर बराबर होती है, सीमांत लागत और सीमांत आय बराबर होती है यानी बराबर होती है, तब उसकी क्या है, फर्म तभी संतुलन की स्थिति में होता है। एमसी का रुझान बढ़ता हुआ होना चाहिए, एमसी यानी कि सीमांत लागत का रुझान हमेशा कैसा होना चाहिए, बढ़ता हुआ होना चाहिए। संतुलन तभी माना जाएगा, संतुलन तभी माना जाएगा, संतुलन तभी माना जाएगा जब एमसी घटते हुए एमआर के नीचे से कटे, संतुलन तभी माना जाएगा जब जो एमसी है यानी सीमांत लागत है वो एमआर के, वो घटते हुए एमआर के, मतलब जो एक घटता हुआ एमआर है, सीमांत जो आय है उसके नीचे से वो कटे, तभी रुझान बढ़ता हुआ माना जाएगा। ठीक है, संतुलन तभी माना जाएगा। फिर देखते हैं कि फर्म के संतुलन को प्रभावित करने वाले कारक, फर्म के संतुलन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, क्रम से देखेंगे, कारक देखेंगे, उसका विवरण भी देखेंगे। कारक है पहला उत्पादन की लागत। ठीक है, उत्पादन की लागत इसका कारक है, तो लागत जितनी कम लाभ उतना अधिक, लागत जितनी कम लाभ उतना अधिक, तो उत्पादन की लागत क्या होती है, फर्म को संतुलित फर्म के संतुलन को प्रभावित करने वाले कारक पहला है उत्पादन की लागत, क्योंकि जो लागत जितनी कम होगी लाभ उतना अधिक होगा। वेरी गुड, आगे चलते हैं। तो बोल रहा है पहला, दूसरे में देखेंगे कि कारक और विवरण में कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में देखेंगे तो जितना ऊंचा मूल्य होगा उतना ही अधिक राजस्व होगा, ऊंचा मूल्य इक्वल टू अधिक राजस्व। बाजार की प्रकृति, बाजार की प्रकृति प्रतिस्पर्धा या एकाधिकार हो जाएगा, कंपटीशन या एकाधिकार को बताती है कि कंपटीशन वाली है बाजार की प्रकृति या एकाधिकार वाली है। मांग व आपूर्ति, अधिक मांग इक्वल टू संतुलन में बदलाव, जितनी ज्यादा मांग उतनी ज्यादा संतुलन में बदलाव। ठीक है, फिर देखते हैं सरकारी नीति, सरकारी नीति देखेंगे तो टैक्स, सब्सिडी, नियमन, ये सब सरकारी नीति के कारक हैं जो फर्म के संतुलन को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। समझ में आ गया। देन हम लोग चलते हैं अब लोग
फर्म की कीमत नीति, फर्म की कीमत नीति यानी प्राइस पॉलिसी क्या है फर्म की, वो कैसे देखेंगे। अब इसका अर्थ देख लो, जितना क्वेश्चन में पूछा जाए उसका एग्जैक्ट एक एक पॉइंट को समझाते चलो, बहुत अच्छा रहता है। कीमत नीति वह रणनीति होती है, कीमत नीति वह रणनीति होती है जिसके माध्यम से फर्म यह तय करती है, कीमत नीति वह रणनीति होती है जिसके माध्यम से फर्म यह तय करती है कि किसी वस्तु या सेवा की कीमत, कि किसी वस्तु या सेवा की कीमत कितनी होनी चाहिए। कीमत नीति वह रणनीति होती है जिसके माध्यम से फर्म क्या करती है, यह तय करती है कि किसी वस्तु या सेवा की कीमत, किसी वस्तु या सेवा की कीमत कितनी होनी चाहिए ताकि वह बाजार में प्रतिस्पर्धा में बनी रहे, ताकि वह बाजार में प्रतिस्पर्धा में बनी रहे और अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, ताकि वह क्या रहे, प्रतिस्पर्धा में सदैव बाजार में बनी रहे और अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। यह नीति उत्पादन लागत, यह नीति उत्पादन लागत बाजार की प्रतिस्पर्धा, मांग की लोच और उपभोक्ता व्यवहार के आधार पर ही निर्धारित होती है। यह नीति होती है, फर्म की जो नीति है वो उत्पादन लागत पर, बाजार की प्रतिस्पर्धा पर, मांग की लोच पर और उपभोक्ता व्यवहार के आधार पर ही क्या होती है, निर्धारित होती है। मुख्य प्रकार की जो कीमत नीतियां, मुख्य प्रकार की कीमत नीतियां कौन कौन सी है, टाइप्स ऑफ प्राइस पॉलिसीज क्या है, नीति के नाम देखेंगे, उसका विवरण भी देखेंगे। लाभ अधिकतम मूल्य नीति, लाभ अधिकतम मूल्य नीति कौन सी है कि फर्म कीमत इस प्रकार तय करती है, फर्म जो कीमत है वो इस प्रकार तय करती है कि लाभ अधिकतम हो। लाभ अधिकतम मूल्य नीति में क्या होता है कि फर्म जो कीमत है वो इस हिसाब से तय करती है कि लाभ क्या हो, वो अधिकतम हो। ठीक है। प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य नीति, फर्म प्रतिस्पर्धियों के बराबर या कम कीमत पर उत्पाद बेचती है, या तो उसके बराबर बेचेगी जितने कंपटीशन में, जब पड़ोस में किसी की दुकान है, ठीक है, वो कोई चीज 10 रुपए बेच रहा है, या तो हम 8 रुपए में बेचे या तो हम 10 ही रुपए में बेचें, तो वही तो बंदा खरीदेगा। हम 12 रुपए में बेचेंगे तो हमसे कोई क्यों खरीदने आएगा। जो फर्म होती है अपने माल को ज्यादा बेचने के लिए या तो प्रतिस्पर्धियों से यानी कंपटीटर से, या तो माल की जो कीमत है कम कर रखती है या तो बराबर रखती है, उसी में उत्पाद अपना प्रोडक्ट बेचती है। उपभोक्ता आकर्षण नीति, तो शुरू में कम कीमत पर उत्पाद बेचकर, शुरू में या तो कम कीमत पर उत्पाद बेचकर उपभोक्ताओं को आकर्षित करती है। या तो शुरू में देखा नहीं, नया कोई कैफे खुलता है या कोई भी ऐसी दुकान खुलती है तो बाय वन गेट वन फ्री, ऐसा कोई लालच दे दिया, या कोई भी चीज देखती है तो शुरू में तो कम कीमत पर उत्पाद बेचा और उससे उत्पाद क्या करती है, आकर्षण की नीति है ये, उपभोक्ताओं को आकर्षित करती है, जिसे हम लोग पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहते हैं। प्रवेश अवरोध नीति, नई फर्मों को रोकने के लिए कीमतें इतनी कम रखी जाती हैं कि कोई नया प्रवेश ही ना कर सके। प्रवेश अवरोध नीति में जो नई फर्में होती हैं उनको रोकने के लिए क्या होता है, कीमतें इतनी कम ही रखी जाती हैं कि कोई नया प्रवेश कर ही ना सके। एक मूल्य भेद नीति यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाली होती है नीति, तो एक ही वस्तु को अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग कीमतों पर बेचना। उदाहरण रेल का टिकट, सिनेमा अलग अलग, ठीक है, तो एक ही वस्तु है, अलग अलग कोई उपभोक्ता है, उसको अलग अलग कीमत बेचना। कोई अमीर है उसे अपने हिसाब से बेचना है, जैसे कि गोल्ड का टिकट है वो अपने हिसाब से, ब्लैक में बेचे अपने हिसाब से, तो रेल का टिकट वो अपने हिसाब से। तो ये चीजें उपभोक्ताओं को उपभोक्ता के आधार पर अलग अलग कीमतों बेचना मूल्य भेद नीति या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। समझ में आ गया। तो ये यहाँ पे हम लोग अगला पढ़ेंगे कि फर्म की कीमत नीति को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व कौन से हैं। ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि कितनी नीतियां होती हैं, कितने प्रकार की कीमत नीतियां होती हैं, सब पढ़ लिया। चलो देखेंगे इसको प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व कौन से हैं। तत्व देखो भाई, तत्व इसमें से है, पहला तत्व है हम लोग का मांग की लोच। मांग की लोच पहला तत्व है कि जितनी अधिक लोच उतनी कम कीमत। अधिक लोच इक्वल टू कम कीमत ही होती है। लागत संरचना में देखेंगे तो उच्च लागत इक्वल टू उच्च कीमत, जितनी ज्यादा कीमत लागत उतनी ज्यादा ही कीमत होगी। प्रतिस्पर्धा का स्तर देखेंगे तो अधिक प्रतिस्पर्धा इक्वल टू कम कीमत, जितने ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा कीमतें उतनी कम होती चली जाती हैं। सरकारी नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण होगा, अधिकतम मूल्य निर्धारण हो सकता है। ब्रांड की प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठित ब्रांड उच्च कीमत पर ही बेच सकते हैं, ठीक है यार। जैसे कोई प्रतिष्ठित ब्रांड है जैसे क्रिस्टियन डियोर है, वो ऐसा तो नहीं है तो आप हम लोग को पहनाने के लिए चश्मा वो 100 रुपए का चश्मा अपना बेचने लगे, कोई ऐसी अपनी जो चीज है वो बेचने लगे। भाई उसे पता है ना उसकी ब्रांड वैल्यू है, तो उसको ब्रांडेड लोग ही या अमीर लोग ही पहनेंगे, उसको इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं है। तो ब्रांड की प्रतिष्ठिता को बनाने के लिए जैसे कोई बंदा है ऐसे जिसे पता है रिजल्ट भी आया अभी जल्दी में, तो बहुतों के बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में नंबर बहुतों को कम आए हैं। अब हमारे तो ऐसे भी जानने वाले लोग हैं,
जिन्हें अपना नाम तक लिखना नहीं आता और नंबर लिए बैठे हैं, पूछते हैं कि कभी हम लोग कि हाँ भाई पढ़ के आए हो या नहीं आए हो। कभी हम लोग जाते हैं या कभी पूछते हैं कि हाँ भाई पढ़ के आए हो नहीं आए, तो वो कह देते हैं कि हाँ नहीं भाई पढ़ के नहीं आओ। पता है तुम पढ़ के नहीं आओ, तुम्हारी शक्ल देख के पता लगता है कि तुम नहीं पढ़ के आए हो। और लिख के आते हैं, जैसे लिखता है बंदा, लिख के आए हैं, गाने लिख रहा है, कोई कोई कुछ लिख रहा है, पूछ दो तो उसे सब्जेक्ट का ये भी नहीं पता, कि अगर इकोनॉमिक्स का ई भी पूछ दे तो नहीं पता है। और जो बच्चे पढ़ के गए थे, मेरे बहुत से जाने जो पढ़ के गए थे, उनके नंबर कम है, कुछ कुछ तो किसी में बैक ही लग गई है। ठीक है, तो ऐसा हमेशा ध्यान रखो कि ब्रांड जो होता है, अब आपको पता है कि आप ब्रांड हो। मैं आपको यहीं से कनेक्ट करा कि आपको पता है ब्रांड हो, आपको नॉलेज है। तो एलएलबी की फील्ड का मतलब ये नहीं है कि आपको आगे नंबर दिखाना। ब्रांड ब्रांड होता है, तो ब्रांड की प्रतिष्ठा कैसे दिखाई देती है कि जब आपका नाम बनेगा तो आप अपने काम से जाने जाओगे। नाम हमेशा काम से बनता है, नाम इक्वल टू काम, नाम इक्वल टू काम। तो ब्रांड की प्रतिष्ठा को नीचे अगर बनाए रखनी है तो जरूरी नहीं है कि हम हर किसी को साबित करने के लिए उसके लेवल पे जाके बात करें। जिसे पता है कि वो बंदा ब्रांड है, हमेशा तुम्हारी इज्जत करेगा। तो तुम ब्रांड बन के बैठो तो हर कोई तुम्हारी इज्जत करता है। वो फर्क नहीं पड़ता, कोई एक बंदा तुम्हें नहीं जज करेगा, जज नहीं कर सकता कि उसने जितने नंबर लिख दिए को तुम्हें जज कर दिया तुम्हारे नंबर। फिलहाल तो अगर अब ये वीडियो आया जो यहाँ तक देख रहा है, सब लोग कमेंट में एक बार अपने नंबर जरूर लिख देना सेमेस्टर में, जो भी वीडियो देखे। ठीक है, बताना कि कितने आए थे पिछली बार पढ़ के। और एक चलो भाई शुरू करते हैं। मेरा कुल मिला के इसको ब्रांड से ही बता दें कि अगर आप एक ब्रांड हो, आपने अपना नेम वैल्यू बना दे कि आपको पता है आपने पढ़ा है इस सेमेस्टर, तो आपको नंबर मैटर नहीं करते, आपको वो कहीं ना कहीं पे जरूर काम आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं विपणन विपणन रणनीति को। कि प्रचार हो गया, छूट हो गया, ऑफर हो गया आदि का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, जिसे विपणन रणनीति कहते हैं। विधिक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम लोग किसके छात्र हैं, विधि के छात्र हैं। तो हर एक टॉपिक को इस बार हर चीज नहीं करा के मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितना ज्यादा आपको ज्ञान होगा, एलएलबी, डॉक्टर, टीचर और राजनेता और जितने भी ये लोग हैं, ये लोग ज्ञान से कभी मुंह मोड़ ही नहीं सकते। ये लोग ये नहीं कह सकते बस सफिशियंट हो गया ज्ञान। ज्ञान पर डे नहीं आ रहा है, पर डे आपको समझना है, हर चीज को आपको जोड़ के चलना है। तो जितना ज्यादा समझ लोगे आज, तो वो आपको उतना ही ज्यादा काम आएगा। कोई एक 24 पन्ने की कॉपी डिसाइड नहीं करेगी कि आप कितने काबिल हो। आपका ज्ञान, आपको कितना वो चीज समझ में आई, आप कितना सोसाइटी से इसको कोरिलेट कर पा रहे हो। फर्म है, आपको पता है, कोई बंदा बिजनेस डालने गया, उसे अगर उसने ये फर्म का टॉपिक पढ़ रखा है तो उसे पता है ना कि उसे इतने एक्ट पता है, उसे ये पता है, उसे ये अधिनियम पता है, उसे ये तो वो आएगा तो कहीं धोखा तो नहीं खाएगा ना। तो पढ़ने का अर्थ होता है दिमाग को जिंदा करना, नंबर लाना नहीं होता। नंबर आ गए ठीक है, लिख के आए होंगे तो नंबर आएंगे, नहीं लिख के आए नंबर नहीं आए होंगे, बात खत्म। लिख के अच्छा ही आना है हमेशा। ठीक है, विधिक दृष्टिकोण से महत्व, विधिक दृष्टिकोण से महत्व देखेंगे तो लीगल सिग्निफिकेंस क्या होता है, लॉ स्टूडेंट से देखें तो विधि के छात्र के रूप में जब फर्म के संतुलन और मूल्य नीति का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला होता है मूल्य नियंत्रण अधिनियम, जो 1955 में बनाया गया था, कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमत तय करती है। जैसे फर्म की स्वतंत्रता सीमित रहती है, हमेशा सरकार होती है जो आवश्यक वस्तु होती है, जो नीडेड जो थिंग्स हैं, उनकी कीमत हमेशा तय करती है। फर्म की स्वतंत्रता इसमें सीमित हो जाती है। मोनोपोली एंड जो रिस्ट्रिक्टिव जो ट्रेड प्रैक्टिस जो प्रैक्टिसेस जो एक्ट है, एमआरटीपी एक्ट जिसे कहते हैं, इसमें फर्म की जो मूल्य निर्धारण नीति पर क्या रहता है, हमेशा नियंत्रण रहता है। मोनोपोली नहीं हो सकती किसी भी चीज की। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जो अगर फर्म अनुसूचित मूल्य वसूलती है, मतलब एमआरपी से ज्यादा ले रही है मूल्य या कुछ ले रही है, फर्म अगर कोई बिजनेस डाले हुए है, तो उपभोक्ता न्यायालय में बात कर सकता है। जो कंज्यूमर है वो उसमें बात दायर कर सकता है जाके। ठीक है, न्यायालय में। जीएसटी अधिनियम, मूल्य निर्धारण में टैक्स की भूमिका और उसके उल्लंघन पर दंड है। मूल्य निर्धारण में टैक्स की भूमिका है, टैक्स लगना ही लगना है, जीएसटी लगना ही लगना है, जिसपे लगना है जितना % लगना है, और उसके उल्लंघन पर दंड भी लिखा होता है। अनुबंध अधिनियम देखेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मूल्य, विक्रय, सेवा, अनुबंध आदि कानूनी तौर पर क्या है, बाध्यकारी है, इनको बाध्य रखना पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि विधिक ज्ञान के बिना कोई फर्म ना तो संतुलन स्थापित कर सकती है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो विधिक ज्ञान है उसके बिना कोई भी फर्म हो ना तो वो संतुलन स्थापित कर सकती है और ना ही उचित कीमत नीति भी अपना सकती है। ठीक है, तो हम लोग आगे आखिरी में हम लोग टॉपिक पे आ गए कि इतना पूरा हम लोग सार पढ़ के आ गए हर चीज का, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो निष्कर्ष समझते हैं, कंक्लूजन समझते हैं फर्म के बारे में। तो फर्म केवल उत्पादन की इकाई नहीं है, फर्म केवल उत्पादन की इकाई नहीं है, बल्कि एक संगठित आर्थिक संस्था भी है। बल्कि क्या है, संगठित आर्थिक संस्था है, जो बाजार में प्रतिस्पर्धा, लागत, मांग व सरकारी नीति के आधार पर ही अपने निर्णय लेती है। फर्म का संतुलन उसकी लाभ प्राप्ति, फर्म का जो संतुलन होता है उसकी लाभ प्राप्ति और
और इसकी और उसकी स्थिति है, और उसकी स्थिति है, लाभ प्राप्ति और उसकी स्थिति है, जबकि मूल नीति उसका व्यापारिक अस्त्र है, जबकि जो मूल नीति है उसका व्यापारिक अस्त्र है, जिससे वह टिकाऊ रह सकती है, जिससे वह टिकाऊ रह सकती है। एक विधि के छात्र के रूप में जानना बहुत जरूरी है कि फर्म की गतिविधियां अनेक कानूनों, उपभोक्ता अधिकारों और नीति निर्माताओं के बीच संतुलन बनाए रखने से ही क्या होती हैं, संचालित होती हैं। अतः अगर जो संतुलित फर्म और न्याय संगत मूल्य, संतुलित फर्म जो न्याय संगत मूल्य नीति मिलकर ही एक स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी और उपभोक्ता हितैषी अर्थव्यवस्था का निर्माण करती है। और यहाँ पे हम लोग का ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया। फर्म से रिलेटेड हम लोग का जितना टॉपिक था, फर्म से रिलेटेड हम लोग जितना पढ़ सकते थे, वो हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ लिया। हम लोग का अगला टॉपिक अगले वीडियो में आएगा, और अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, 1.5x स्पीड पर आके वीडियो देखनी है एक दो बार, आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाएगा। और ये आखिरी में जरूर बताना है कि किसके कितने नंबर आए थे। जिसके नंबर कम आए हुए, जिसकी बैक आई है, वो पता है यूनिवर्सिटी कितनी घटिया हो चुकी है, एनजेपीआरयू वाली। गधों को कहनी नहीं चाहिए, गधों के नंबर आ रहे हैं, गधों के, जिन्हों सालों को नाम तक लिखना नहीं आता। ठीक है, और खैर फिजिकल इतना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो है वो है। अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नंबर जिसके आए वो एक बार जरूर बता देना अपने नंबर। मेरे हिसाब से ठीक ही आए होंगे, सब ज्यादातर पास ही हो गए हो, मेरा तो यही मानना है। और अच्छे से नंबर आए हो, और वो एक बार जरूर कमेंट में लिख देना। और वीडियो समझ में आई हो तो 1.5 स्पीड लगा के देख लेना, और नहीं समझ में आए तो भी देख लेना। 3-4 बार देखो, रिवीजन हो जाएगा। ऐसी वीडियो आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।